हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू कोड क्रेडिट यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लाउड का सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं। क्लाउड स्टोरेज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। और इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं और AWS में कौन कौन से स्टोरेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज में हमारे 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला हमने बताया ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो हमारा होता है वो S3 हमारा AWS प्रोवाइड करता है एज S3 स्टोरेज, और सिंपल स्टोरेज सर्विस इसको हम बोलते हैं। तो जो S3 सर्विस हम लोग यूज करें वो हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज एज ऑब्जेक्ट स्टोरेज वर्क करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, उसके में कौन सा टाइप की फाइल में स्टोर करते हैं, वो सब हम लोग ऑलरेडी से जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो ब्लॉक स्टोरेज होता है वो AWS में जो EBS के नाम से प्रोवाइड किया जाता है सर्विस, EBS सर्विस। तो EBS सर्विस यूज करके आप ब्लॉक स्टोरेज यूज कर सकते हो और अपने सर्वर में अटैच करवा सकते हो। ठीक, और इसके बाद में आप आता है जो ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज आता है। ब्लॉक स्टोरेज हो गया, फाइल स्टोरेज हो गया, 3 हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज हमारा जो EC2 इंस्टेंस के थ्रू अटैच करते हैं हम लोग उसको भी। ठीक है, तो ये 3 स्टोरेज थे। और EBS जो है हमारा AWS प्रोवाइड करता है ब्लॉक EBS सर्विस के थ्रू ब्लॉक स्टोरेज हम लोग यूज कर सकते हैं AWS में। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के स्टोरेज थे। बट AWS हमारा और भी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैशिंग भी प्रोवाइड करता है। ठीक, कैशिंग भी एक टाइप की स्टोरेज ही है फास्ट परफॉर्मेंस के लिए। ठीक, और के लिए हम लोग यूज करते हैं लो लेटेंसी हाई परफॉर्मेंस के लिए हम लोग कैश को यूज करते हैं। तो AWS भी कैश प्रोवाइड करता है। और इसमें हमारे पास AWS जो है 2 प्रकार, आई थिंक 2 प्रकार के प्रोवाइड करता है, रेडिस कैश और मेम कैश। ठीक है, तो ये हमारा कैशिंग हो गया। तो अब एक बार फिर से रिवाइज करें, 3 स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। AWS में हमारा हो गया S3 EBS हो गया, EFS हो गया और FSX भी हो गया और फाइल कैश हो गया, जो हमारा कैशिंग हो गया। ठीक है, कैशिंग, इलास्टिक फाइल कैश, कुछ नाम क्या है मैं देखता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ये कैश यहाँ पे आप डालोगे तो नाम भी पता चल जाएगा, CHE और इलास्टिक कैश ही बोलते हैं। ठीक, इलास्टिक कैश जो है, इलास्टिक यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस, जो भी सर्विस आप यूज करोगे, अगर इलास्टिक लगा मीन्स आप उसको रिड्यूस भी, सिंक भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक, उसका साइज रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो ये चीज़ें थी। आज हम लोग जो S3 एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि और ऑब्जेक्ट स्टोरेज अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोरेज कंप्लीट हो जाएगा तो फाइल स्टोरेज, फिर ब्लॉक स्टोरेज पढ़ेंगे। अब S3, अब देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा लेक्चर, बड़ा टॉपिक है S3 भी और अपने आप में, और इसके अलावा ब्लॉक स्टोरेज भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और फाइल स्टोरेज भी बड़ा टॉपिक है। तो कहने का मतलब अलग अलग करके कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अप्रॉक्स मुझे तो लगता है अप्रॉक्स 30 लेक्चर टोटल हो सकते हैं इस सीरीज में S3 के। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं S3। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा विजुअल, और इसके बाद में थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पे आप जाओगे, अगर S3 के बारे में आपको क्रिएट करना है, S3 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, S3 क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, फाइल हमारा हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फाइल हो गया, इमेज, वीडियो, ऑडियो। ठीक है, और सेंसर डेटा या कोई भी ऐसा डेटा है, एज इट इज़ हम लोग बकेट के अंदर स्टोर करते हैं। बकेट क्या होता है, यह कि इन ग्लोबल नेम होता है, हम नेम फोल्डर डायरेक्टरी का नेम ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ग्लोबली यूनिक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। बकेट हम लोग क्रिएट करते हैं, रीजन के अंदर क्रिएट करते हैं, और बकेट क्रिएट करने के बाद में डायरेक्टरी को हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड जब हम करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास में क्लासेस हम लोग यूज करते हैं। अब क्लासेस क्या होता है, क्लासेस एक्चुअली होता है अपनी, जैसे कि कोई भी डेटा डिफरेंट, मैंने हम लोग डिस्कस किया भी है इससे पहले। तो डेटा चूँकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी प्रकार से हमारे पास डिफरेंट क्लासेस भी प्रोवाइड करे गए हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है फास्ट रिट्रीवल, हाई लेटेंसी, हाई परफॉर्मेंस के लिए, तो आप कोई पर्टिकुलर क्लास यूज कर सकते हो। और कोई अगर दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इनफ्रिक्वेंट एक्सेस आपको चाहिए। ठीक है, आपको कभी कभार एक्सेस करना है, और इनफ्रिक्वेंट में भी कई कैटेगरी होती हैं। आपको मान लो कोई डेटा इनफ्रिक्वेंट चाहिए, बट आपको
10 मिनट में चाहिए हो सकता है, 15 मिनट में, ऐसे करके आप रिक्वायरमेंट आती है 10 दिन के अंदर, या 1 मंथ में आप एक्सेस करोगे ही करोगे एटलीस्ट एक बार, ठीक है। या आप कोई डेटा हो सकता है 60 डेज तक, हो सकता है 60 डेज में ही एक्सेस करते हो एक बार, या हो सकता है आप 90 डेज में, 180 डेज में एक्सेस करते हो। तो इस प्रकार से आपका जो डेटा जो हमारा होता है डिफरेंट कैटेगरीज का होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। उसी प्रकार से हमारे पास क्लासेस हैं। इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, फ्रिक्वेंटली एक्सेस अगर आपको करना मीन्स 1 मिनट में 2 सेकंडों में, पर सेकंड में आपको रिक्वेस्ट आती है, पर सेकंड में 10 टाइम्स आती है, पैरेलल रिक्वेस्ट आती हैं, ऐसे करके बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसी प्रकार हमारे पास में क्लास है। अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे कि हमारा फ्रिक्वेंट एक्सेस हो सकता है, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस हो सकता है, ठीक है, या आर्काइव करना हो सकता है। आपको डेटा को क्या करना हो सकता है, आर्काइव करना हो सकता है। आर्काइव मतलब आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको स्टोर करके रखना है, बट अभी यूज नहीं करना उसको, ठीक है। कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आएगी लॉन्ग टाइम में, आएगी भी तो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, ऐसे करके आएगी, और लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको आर्काइव करके रखना चाहते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बोल देंगे, और आप जो भी है डेटा 1, 2, 4 दिन में प्रोवाइड कर देना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम जब भी बोलें इंस्टेंट एक्सेस। एक तो ये भी हो जाता है एक एक्सेस कि आपका इनफ्रिक्वेंट है बट इंस्टेंस एक्सेस, और बट दूसरा होता है एक इनफ्रिक्वेंट एक्सेस है बट कोई भी इंस्टेंस नहीं, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस ओनली, ठीक है। और दूसरा हम बोल सकते हैं इनफ्रिक्वेंट इंस्टेंस, मतलब इनफ्रिक्वेंट है यानी कि अभी जल्दी जल्दी एक्सेस नहीं करेंगे, बट जब चाहिए, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपसे मांगेंगे और तुरंत आपको देना होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है इंस्टेंस एक्सेस, इनफ्रिक्वेंट विद इंस्टेंस एक्सेस। अगर इंस्टेंस एक्सेस नहीं है तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस केवल है, तो इसका मतलब हम जब भी आपको मांगेंगे तो आप दे देना, बट कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंत देना है, ठीक है। आप इसमें जो है लेटेंसी की कोई इशू नहीं है, आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में आप दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा डेटा है, हमने आपसे बोला कि इनफ्रिक्वेंट, एक तो बोला फ्रिक्वेंट एक्सेस यानी कि जब भी मांगेंगे तुरंत देंगे फ्रिक्वेंटली, और जल्दी जल्दी हम रिक्वेस्ट मारेंगे, 1 सेकंड में हो सके 10 टाइम्स रिक्वेस्ट आ जाए, तो वो फ्रिक्वेंट एक्सेस हो गया। इनफ्रिक्वेंट एक्सेस मीन्स हम थोड़ा लेट हमारा रिक्वेस्ट आएगा, बट काफ़ी लेट आएगा, ये हो सकता है दिन में 1 बार आए, या 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, ठीक है, 1 बार। और बट हमें रिक्वेस्ट जब भी आएगी डेटा हमें तुरंत चाहिए होगा, जब भी रिक्वेस्ट मारेंगे डेटा तुरंत चाहिए होगा। इसका मतलब रिक्वेस्ट जो हमारी है वो सिंक्रोनस टाइप की रिक्वेस्ट है। सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में क्या होता है, जब कोई रिक्वेस्ट जाती है तो और रिस्पॉन्स भी जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा वहाँ पे कंट्रोल वेट करेगा कंपाइलर, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का वेट करेगा, और अदर रिक्वेस्ट भी ब्लॉक हो जाती है। तो उस केस में हमको जब भी रिक्वेस्ट हम करेंगे तो डेटा हमें तुरंत वापस मिलना चाहिए, ठीक। वो केस है इंस्टेंस एक्सेस वाला। इनफ्रिक्वेंट है बट इंस्टेंस एक्सेस है, जब भी एप्लीकेशन के थ्रू या कहीं से भी रिक्वेस्ट मारेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, अदरवाइज हमारा एप्लीकेशन वहाँ पे होल्ड पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बोला इनफ्रिक्वेंट एक्सेस बट कोई भी इंस्टेंस एक्सेस नहीं, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस ओनली, ठीक। तो यहाँ पे आपको डेटा जो हमें चाहिए होगा वो इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस, यानी कि आपको बहुत क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट तो आएगी नहीं, अप्रॉक्स 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज, ऐसा कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है जब हमें 1-2 बार रिक्वेस्ट मारनी पड़ सकती। बट हमें डेटा जो है यहाँ पे इंस्टेंट नहीं चाहिए, जब भी रिक्वेस्ट मारेंगे तो आप रिटर्न कर डेटा दे सकते हो। कितने समय में दोगे वो भी फिक्स रहता है, थोड़ा इतना टाइम तो नहीं लगेगा, अप्रॉक्स 1 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा डेटा, ठीक है। 1 आवर्स के अंदर 30 मिनट से 1 आवर्स के अंदर हमें डेटा वापस मिल जाना चाहिए, बट तुरंत मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो हमारा हो जाता है इनफ्रिक्वेंट एक्सेस। बट इसमें ये उस टाइप के डेटा के लिए ज़रूरी होता है जिसमें कि हमारा एसिंक्रोनस टाइप की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट हमने हिट कर दिया, फायर एंड फॉरगेट टाइप का है, रिक्वेस्ट हिट किया, रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रहे हैं, फायर कर दिया, फॉरगेट भूल गए, वापस वहाँ से जब डेटा प्रिपेयर हो जाएगा और डेटा जब प्रिपेयर होके वहाँ से सेंड रिस्पॉन्स में डेटा जब आएगा तो वो हमें मिल जाएगा बाद में, ठीक है, हम उसका वेट नहीं करेंगे। अब एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ पे जब इनफ्रिक्वेंट एक्सेस आता है तो डेटा हमें यूँ ही नहीं मिल जाता, उसको हमें पहले एक तरीके से अटैच करवाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा लेयर में चला जाता है, लेयर टीयर्स हैं, टीयर दूसरी टीयर में चला जाता है, तो उस टीयर से बैक करना पड़ता है, तब हमारा डेटा वहाँ पे मिलता है। इसी प्रकार आर्काइव वाला एक आता है पोर्शन, ठीक है। आर्काइव में क्या होता है कि हमारा डेटा जो है
आर्काइव लॉन्ग टाइम के लिए, मैं से 1 साल से ज़्यादा हमारा हो गया, 6 ईयर, 5, 10 ईयर, 20 ईयर, जैसे कि कुछ ओल्ड डेटा ऐसा है बहुत काफ़ी दिनों बाद मुझे यूज करना है, तो उस टाइप का डेटा जो हमारा आर्काइव बोलते हैं, तो उसके लिए अलग हमारे पास स्टोरेज होते हैं, ग्लेशियर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो हम लोग डीप आर्काइव पढ़ेंगे आगे चल के। डीप आर्काइविंग होती है, वो डीप आर्काइव होता है, ठीक। तो ये थोड़ा कहानी थी जो कि अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। और एक एक करके पहले हम देख लेते हैं फ्रंट एंड इसका कैसे ये दिखता कैसा है, ठीक है, यूआई इसका AWS का, फिर हम लोग इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे कुछ नहीं है, आई थिंक आप देखोगे बकेट्स में जाएंगे तो बकेट्स में कुछ भी नहीं है। आप कैसे सर्च करोगे, यहाँ पे S3 क्लिक मारोगे, S3 मिल जाएगा। मैं एक बार फिर स्टार्ट से दिखा देता हूँ। S3 आ गया हमारे पास। अब राइट में ये 3 बटने जो पॉइंट्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या क्रिएट बकेट पे डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमने किया, तो ये बकेट्स में देखो कि कुछ भी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जनरल पर्पज बकेट दिख रहा है, डायरेक्टरी बकेट दिख रहा है। इन दोनों में डिफरेंस रहता है, ये वाला काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस में यूज करते हैं हम लोग। जब ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें अच्छा चाहिए, नो लेटेंसी चाहिए, लो या फिर लीस्ट लेटेंसी चाहिए हमको, ठीक है, वो उसके लिए हमें अप्रॉक्स ये इसका परफॉर्मेंस इससे अप्रॉक्स काफ़ी 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। वो अभी हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या होता है नंबर, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहता है, ठीक है। और इसमें एक और फ़ायदा होता है कि अपना लोकेट भी करवा सकते हो लोकेशन को, जिससे कि इसे 100 टाइम्स अराउंड, आई थिंक 100, सो इसका जो रिक्वेस्ट होता है, ये जो मान लो रिक्वेस्ट है तो 1 सेकेंड मिली सेकेंड में रिक्वेस्ट ये भी रहता है, ठीक है। जनरल पर्पज में भी हमारे पास में जो भी क्लासेस मिलेंगी उनका मिली सेकेंड में ही एक्सेस रहता है अप्रॉक्स। बट ये आई थिंक ये जो हमारा है 1 सेकेंड में 1000 रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस करवा सकता है 1 सेकेंड में, डायरेक्टरी बकेट वाला। तो इतना मतलब फास्ट रहता है परफॉर्मेंस, और लेटेंसी बहुत लो लेटेंसी रहता है। तो इस पर्पज के लिए आपका अगर लेटेंसी एक तरीके से लेटेंसी हाई लेटेंसी आपको चाहिए किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो आप डायरेक्टरी बकेट में यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली आप कौन सा क्लास यूज करोगे, स्टैंडर्ड एक्सेस करके, स्टैंडर्ड एक्सप्रेस करके आता है। एक्सप्रेस मतलब समझ लो, इंडिया की जो राजधानी एक्सप्रेस होती गाड़ी है, ट्रेन, ठीक, वही इसका नाम से आप समझ सकते हो कि एक्सप्रेस, इंडिया की राजधानी एक्सप्रेस जो होती है वो भी बहुत फास्ट भागती है। यहाँ पे जो S3 का स्टैंडर्ड एक्सप्रेस है वो भी बहुत तेज़ी से भागता है, ठीक है, ये सब याद कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप आओगे डायरेक्टरी बकेट। अभी हम लोग यहाँ पे जनरल बकेट में जाते हैं, क्रिएट बकेट करेंगे, और ऑप्शंस इसमें क्या थे अभी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई सारा डिसेबल टाइप का ये दिख रहा है, क्योंकि बकेट अभी क्रिएट ही नहीं है, तो आप कोई ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे। तो बकेट यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। पहले यहाँ पे आपको यूनिक नाम देना होगा, क्यों, क्योंकि ये नेम जो है एक्चुअली जब हम API हिट मारते हैं तो URL जो हमें मिलता है यहाँ से, वो URL में ये नाम जो होता है URL का पार्ट होता है, ठीक है। URL क्या होता है, URL इज अ पार्ट ऑफ दिस बकेट नेम इज अ पार्ट ऑफ URI, दैट्स वाई ये शुड बी यूनिक। यूनिक कैसा यूनिक होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या नाम ABC देंगे, और इतना ही देते हैं अभी, ठीक है। और इसके बाद में अभी ये रीजन के अंदर, चूँकि मैंने बोला बकेट जो हमारा है रीजन के अंदर क्रिएट होता है, तो ये भी एक पॉइंट पता चलेगा कि जो बकेट होता है वो हमारा रीजन के अंदर क्रिएट होता है। बकेट का नेम हमारा यूनिवर्सल यूनिक रहता है, और ये हमारा सिक्योरिटी का हो गया, वो हमेशा कभी करते नहीं। एक्सेस हम कितना किसको देंगे वो भी नहीं देखते हैं। वर्जनिंग कर सकते हो, वर्जनिंग में सेफ डेटा, काफ़ी सेफ्टी अगर आपकी चाहिए, डेटा को सिक्योर करना है आपको, कोई भी मॉडिफाई डिलीशन ऐसा कुछ रिक्वेस्ट परफॉर्म हो जाता है गलती से, तो उसको बैकअप रिकवर करना है डेटा को, वो काफ़ी ईजी रहता है। जैसा कि हम लोग गिट में पढ़ते हैं, गिट में वर्जनिंग होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्जनिंग होती है डेटा की, ठीक है। सेम फाइल में अगर कोई चेंज करके पुश कर देता है डेटा को, तो आप क्योंकि वर्जनिंग हुई है तो लास्ट वाला वर्जन जो है उसको डिलीट मार सकते हो, ओल्ड वाला वर्जन आपके पास ऑलरेडी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे वर्जनिंग भी हो जाती है। बकेट वर्जनिंग एनेबल डिसेबल कर सकते हो, टैग दे सकते हो उसका अलग नेम, इनक्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे।
इनक्रिप्शन मतलब सिक्योर, जो भी इनक्रिप्शन की डेटा इनक्रिप्ट करवाना है कि नहीं कराना, रन टाइम जो हमारा इनक्रिप्शन है या स्टेबल जो हमारा स्टोर हो जाता है वहाँ पे इनक्रिप्टेड टाइप डेटा स्टोर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं सुविधा, ठीक है। एडवांस में जाएंगे तो डिसेबल एनेबल कर दिया और हमने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक। तो बकेट हमने जब क्रिएट कर दिया, अभी क्रिएट नहीं करने देगा क्योंकि हमने नाम यूनिक नहीं दिया, तो इसमें और देखो 2023 ऐसा करके हम देते हैं। जैसा कि मैंने बोला ग्लोबली यूनिक रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये वेरीफाई किया इसने, हमारा बकेट नेम रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में अनएक्सपेक्टेड एरर, कॉन्फ्लिक्टिंग एडिशन, कंकरेंट अगेंस्ट सोर्स पेस्ट अगेन, ये कुछ अलग टाइप की बग है। यहाँ पे एक काम करते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हो सकता है हमें रिफ्रेश करना पड़े पेज, ठीक। अब ये हमारा बकेट क्रिएट हो गया। जब हमारा बकेट क्रिएट हो जाता है, अब हमारे पास में कुछ ऑप्शंस अनेबल दिखने लगेंगे। यहाँ पे कॉपी ARN हो गया, ठीक है, एम्प्टी करना है इसको, इसके अंदर जो भी डेटा है वो डिलीट हुआना, तो यहाँ से भी एम्प्टी करके भी डिलीट कर सकते हो। इसको बकेट को डिलीट करना है तो बकेट डिलीट ऐसे हो सकती है, हम डिलीट नहीं करना चाह रहे थे बट वो क्लिक हो गया गलती से, तो डिलीट भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे बकेट के अंदर जाएंगे, अब डेटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे भी काफ़ी डिसेबल दिख रही बटन है, एक्शन में भी कुछ नहीं होगा, क्रिएट फोल्डर कर सकते हो, अभी नहीं करना है, अपलोड करना है कोई फाइल, ठीक है। अपलोड में अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे मेन ऑप्शन से रिमूव हो गया, ऐड हो गया, रिमूव तो अभी कर ही नहीं सकते हो, ऐड फाइल करते हैं अभी हम। और यहाँ पे हम स्क्रीन कैप्चर, ये क्या है, कौन सी फाइल डालूँ, बहुत सारी फाइल दिखा रही, इमेज डाल देते हैं कोई, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे मैंने डाला इमेज और ये फाइल हमारा पड़ गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे परमिशंस, डिफरेंट टाइप की मतलब परमिशंस दे सकते हो, यहाँ पे असाइन करवा सकते हो, ठीक है, रीड राइट, दूसरा अदर यूजर को भी परमिशन क्या देनी है क्या नहीं, पब्लिक करना है या नहीं करना है फाइल को, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में जाके अब यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। जो यहाँ पे जो को डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको डिसेबल दिख रहा है S3 एक्सप्रेस 1 जोन, तो ये एक्सप्रेस है जो ना शताब्दी एक्सप्रेस, वो वाला जो है यहाँ पे नहीं रहता है। किसमें हमने यूज किया था, जनरल स्टोरेज पर आई थिंक यूज किया था, तो इस वजह से यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं, बाकी ये सारी क्लासेस हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अपलोड करते हैं इसको हम, ये अपलोड हो जाने दो, ठीक। इसको हम क्लोज करते हैं, फाइल हमारी अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे बकेट्स में फिर जाते हैं, ठीक, डायरेक्टरी बकेट और जनरल पर्पज बकेट। तो जनरल बकेट जो हमारी थी, जनरल पर्पज बकेट, ये इसमें मैंने बताया था जो शताब्दी एक्सप्रेस वाला था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ठीक, बुकिंग अलाउड नहीं थी, बट यहाँ पे देखते हैं क्या अलाउड है कि नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे बकेट ही नहीं क्रिएट किया है, तो बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। ये देख लो, डायरेक्टरी न्यू, जनरल पर्पज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टरी न्यू है, नई डायरेक्टरी बनेगी। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अवेलेबिलिटी जोन्स भी। यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिलेगी, यहाँ पे देख रहे हो आप जोन्स, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, करना पड़ा आपको, हालांकि वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर जोन्स हमने सेलेक्ट कर सकते हैं। और डाटा इस सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, क्योंकि नाम ही इसका था, क्या नाम था, डायरेक्टरी बकेट 1 जोन, ठीक, ये क्या कहते हैं एक्सप्रेस हमारा था, क्लास जनरल पर्पज डायरेक्टरी बकेट S3 एक्सप्रेस यहाँ पे सिलेक्टेड आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे दिखा रहा है रिकमेंडेड फॉर लो लेटेंसी यूज केसेस दीज बकेट यूज ओनली द S3 एक्सप्रेस 1 जोन। तो यहाँ पे 1 जोन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कितने सिंगल जोन की बात कर रहा है, तभी यहाँ पे आपको मल्टीपल यानी कि जो कॉपी क्रिएट होगी वो एक ही जोन में क्रिएट होगी। अब एक जोन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस क्रिएट हो सकती हैं, मल्टीपल डिवाइसेस मतलब मल्टीपल डिवाइसेस में, एक जोन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस में कॉपी रख सकता है, क्योंकि डेटा AWS का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेटा हमारा किसी तरीके से लॉस ना हो, ठीक है। तो अगर मान लो, तो इसका मतलब ये मल्टीपल जोन्स में यानी डिफरेंट लोकेशंस पे तो नहीं कॉपी बनाएगा, बट ये भी श्योर है कि वो उस जोन जो सेलेक्ट करोगे ना, उस जोन में 3 कॉपी बनाता है।
और वो 3 कॉपी मतलब 3 डिवाइसेस में रखता है, जिससे कि अगर वो एक सर्व नहीं कर पाता तो उसी जोन के अंदर दूसरा सर्व करेगा, ठीक है। ये चीज़ है, बट डिफरेंट लोकेशन वो अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारा वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी डेटा, तो वो चीज़ वहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक। और यहाँ पे हमने जोन सेलेक्ट करना है, कोई भी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेम देना पड़ेगा यहाँ पे बेस नेम, ठीक। तो बेस नेम यहाँ पे हम दे देते हैं माई बकेट हमने दे दिया। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट ओनरशिप, पब्लिक एक्सेस सेटिंग, सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें कर दी है। अब यहाँ पे देखो क्लास हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लास रहती है जो कि हमारा जो मैंने बताया था S3 एक्सप्रेस यहाँ पे रहता है, ठीक है। 1 जोन यहाँ पे स्टोरेज है, S3 एक्सप्रेस 1 जोन स्टोरेज क्लास। तो यहाँ पे इस 1 जोन इसलिए जोड़ा गया क्योंकि एक ही जोन में स्टोरेज यहाँ पे रहता है, ठीक। इसी प्रकार आप S3 के स्टैंडर्ड भी देखोगे, ठीक। 1 जोन आई इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, 1 जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब IA बोलते हैं, 1 जोन IA ऐसा करके आएगा, S3 स्टैंडर्ड IA है ना, तो आएगा। इसी प्रकार ये भी है कि यहाँ पे 1 जोन है ये, ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं आपको करना है, क्रिएट कर देते हैं बकेट हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हम लोग डेटा, यहाँ पे बकेट क्रिएट हो गया, इसके अंदर जाएंगे, अपलोड करते हैं, ऐड फाइल्स करते हैं। यहाँ पे हम फाइल को ऐड कर देते हैं, चलो इस इमेज को ऐड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, अब यहाँ पे देखोगे क्लासेस में, ठीक। हालांकि वहाँ पे जो हम डायरेक्टरी बकेट बनाते हैं वहाँ पे तो बाय द वे वैसे भी नहीं रहता है, क्या कहते हैं, क्लासेस हमें सेलेक्ट करने का नहीं आता है। बट जब फाइल हम लोग, क्योंकि उसने डायरेक्टरी क्रिएट करते वक्त ही वो क्लास को बाय डिफ़ॉल्ट अटैच कर लिया था, क्लास नेम को अटैच कर लिया था, मतलब वहाँ पे इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहीं से श्योर हो गया था कि अब जब फाइल हम अपलोड करेंगे तो वहाँ पर हमें सारे डिसेबल रहने चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है और बाकी सारे हमारे क्लासेस डिसेबल्ड हैं। तो ये हमारी चीज़ वहीं से क्लियर हो गया जब हम लोग बकेट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। हालांकि बकेट क्रिएट करते वक्त आपको क्लासेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं करना पड़ता, जो कि दोनों केस में ट्रू है, चाहे आप डायरेक्टरी बकेट में जाएं, चाहे आप जनरल पर्पज़ बकेट में जाएं। जनरल पर्पज़ बकेट में भी कोई आपको क्लासेस को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, और यहाँ पे भी डायरेक्टरी बकेट में भी आपको क्लासेस सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, पर बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्लास रहती है जो कि हमारा एक्सप्रेस होता है, ठीक है। एक्सप्रेस 1 जोन, सिंगल जोन आपको बताइए सिंगल जोन का मतलब क्या है, बाकी आप S3 एक्सप्रेस कह सकते हो। और सिंगल जोन आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे जोन जो हमारा फाइल स्टोर होगी, ऑब्जेक्ट जो स्टोर होगा वो एक ही जोन में रहेगा आपका, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज इसकी नहीं बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, बाकी यहाँ पे डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अपलोड कर देते हैं, इस तरीके से अपलोड हो गया। अब चाहे, अब देखो यहाँ पे फाइल अपलोड होने के बाद इसको हम कैंसिल मारते हैं, तभी हम यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में अब हम देखना कॉपी URL करते हैं इसका, ठीक। कॉपी URL करते हैं, और हम हालांकि इसको हमारे पास में रखा भी होगा 1-2 URLs यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखो ये नेम यहाँ पे आ गया। अब जब हम लोग एक चीज़ और याद कर सकते हो कि जब हम लोग क्वेश्चन हो सकता आ जाए, ठीक, कि जब हम डायरेक्टरी बकेट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो नेम आप दोगे, ठीक है, बेस नेम आप देते हैं। बेस नेम हमने क्या दिया, माई बकेट 2023 दिया, बट ये इसने यूज़ 1 अवेलेबिलिटी जोन X S3 यहाँ पे अपने आप से अटैच किया है। तो ये भी आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो कि यहाँ पे जोन्स के बारे में भी बताता है, जो जोन आपने सेलेक्ट किया हो, क्योंकि वो सिंगल जोन रहता है। तो यहाँ पे यूज 1 AZ6 अवेलेबिलिटी जोन 6 बता रखा है, और S3 हमारा ही, तो S3 X हो गया। यहाँ पे X का मतलब क्या है मुझे नहीं पता है, बट X एक्सप्रेस नहीं। तो ये मेन चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि ये वहाँ पे URL का पार्ट है, URI का पार्ट है, इसलिए ग्लोबली यूनिक रहता है, ठीक है।
अब हम अगर जाएंगे वापस, बाकी और क्या परफॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे एक्शन में जा सकते हो, एक्शन में जाके आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके दूसरी बकेट में भी इसको कॉपी करके पेस्ट कॉपीड करवा सकते हो, पेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे यहाँ पे हम करके ऐसे करके कॉपी क्लिक करोगे, डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इसको फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा हमारा, और कॉपी URL S3 ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हम जा सकते हैं, इसके ये जो हमारा बकेट है इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या सिलेक्टेड है क्या नहीं है। कॉपी देख लो, रिसोर्स URL ARN ये हम कॉपी कर सकते यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज आएगा, ठीक है। इसका जो हम लोग फाइल सिस्टम जो पढ़ेंगे ना, EFS पढ़ेंगे, तब हमें ये इसका ज़रूरत पड़ेगा। और यूज एजेड परमिशंस यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या मैंने दिया, मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी डेटा हमारा ट्रैक करता रहता है ना, मैट्रिक्स का मतलब आप समझते होंगे, स्प्रिंग बोट अगर आपने क्लाउड पढ़ा है थोड़ा बहुत, और नहीं पढ़ा है तो मेरे जो लेक्चर पढ़े हुए हैं आप देख सकते हो जा करके। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाती है। अभी कुछ चार्ट यहाँ पे बना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमारे पास अभी है नहीं, अदरवाइज ये मैट्रिक्स ग्राफ यहाँ पे डिज़ाइन होके मिल जाता है आपको। ये सारा कुछ है, बाकी आप बाद में जैसे बाहर हम आते हैं बकेट्स में आते हैं, और बकेट्स में आएंगे तो जनरल पर्पज़ बकेट में जब जाएंगे हम यहाँ पे जा करके इसमें भी कॉपी ARN डिलीट एम्प्टी करवा सकते हैं, इसके अंदर हम जा सकते हैं और यहाँ पे जो फाइल्स हैं इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे एक्शंस हमें क्रिएट फोल्डर, डिलीट, ओपन, ये सारे कुछ हमें मिल जाते हैं। बाकी रीनेम ऑब्जेक्ट कर सकते हो, एडिट स्टोरेज क्लास जो मैं बोल रहा था ना, स्टोरेज क्लास एडिट भी करवा सकते हो, एडिट सर्वर साइड इंक्रिप्शन, एडिट मेटा डेटा, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा थोड़ा ओवरव्यू था, बट टाइम काफ़ी मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब मेरे हिसाब से अब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। S3 में कैसे वर्क करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग GUI मतलब UI यानी कि फ्रंट एंड AWS का जो है उसको यूज करके किया हुआ है, ठीक। हमने आपको बताया ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डायरेक्टरी को एक्सेस करना, बकेट को एक्सेस करना, उस बकेट के अंदर कितनी फाइल्स हैं वो एक्सेस करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से भी मिल सकती है कमांड लाइन टर्मिनल के थ्रू, ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, बट अभी हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं। नोट्स हमारा जो है यहाँ पे आते हैं, अच्छा हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, लास्ट में है, तो 10 से 20 मिनट इसमें देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे टाइम। तो अमेजॉन S3 स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज टाइप्स हमने ऑलरेडी से समझ लिए हैं, स्टोरेज टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इसको। तो हमारा फाइल स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। क्लासेस को एक्चुअली मैंने जो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था। हमारा पहले आएगा फ्रिक्वेंटली एक्सेस, फिर हमारा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस, फिर हम लोग आर्काइविंग पढ़ेंगे, ठीक। जब हम लोग फ्रिक्वेंटली एक्सेस पढ़ेंगे, अब क्लासेस होता क्या है वो चीज़ हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट से जो दिया गया है, मेन जो हमने जो आपको बताया था अपनी, चलो पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑब्जेक्ट S3 है जो स्टोरेज क्लास एसोसिएटेड विद इट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है उसमें उसके साथ में क्लासेस एसोसिएट होता है, ना कि हमारा बकेट के अंदर। ये चीज़ हम लोग अभी देख भी चुके हैं, ठीक है। तो जब भी हमने डायरेक्टरी बकेट क्रिएट किया था तब वहाँ पे हमें कुछ भी क्लासेस नहीं बताना पड़ा, तो जब हम ऑब्जेक्ट ऐड करने गए तब वहाँ पे क्लास हमें बताना पड़ा था, ठीक है। तो जो हमारा क्लासेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट से अटैच होती हैं, ना कि बकेट से, ठीक। इफ़ यू लिस्ट ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ वो चीज़ मैं बाद में बताऊँ, देखते हैं, ठीक। यहाँ पे आते हैं, यू चूज अ क्लास डिपेंडिंग ऑन योर यूज के सिनारियो, ठीक। जो भी आपका यूज के सिनारियो एंड परफॉर्मेंस एक्सेस रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ द स्टोरेज क्लासेस ऑफर्स हाई ड्यूरेबिलिटी जो है, ये सभी क्लासेस हाई ड्यूरेबिलिटी रखती हैं, ठीक है। अप्रॉक्स जो ड्यूरेबिलिटी रहती है 99.9 टाइम्स 9% रहता है, ठीक है, हाई ड्यूरेबिलिटी।
अब हम आते हैं यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस फॉर फ्रिक्वेंटली। अब फ्रिक्वेंटली एक्सेस, जो कि मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी मैंने रखा हुआ है, फ्रिक्वेंटली, इनफ्रिक्वेंटली और आर्काइव करना। तो फ्रिक्वेंटली एक्सेस में जो मैंने अभी भी जस्ट डिस्कस भी किया था, S3 हमारा स्टैंडर्ड जो है वो हमारा फ्रिक्वेंटली एक्सेस में रहता है। कौन सा रहता है? S3 स्टैंडर्ड। और एक और मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड में 1 जोन ऐड कर दोगे तो S3 जो एक्सप्रेस, अभी 1 जोन चलो बात नहीं करते हैं, तो S3 स्टैंडर्ड हो गया, S3 एक्सप्रेस हो गया 1 जोन। एक्सप्रेस जो हमारा है, जो कि डायरेक्टरी बकेट के अंदर आता है, जो कि अभी मैंने जस्ट दिखाया था, वो ये भी बताया कि काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज जो है काफ़ी हाई रहता है। ये हमारा स्टैंडर्ड से काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पर नंबर टाइम्स, कितने टाइम्स हाई रहता है वो भी आपको पता चल जाएगा। और इसका कॉस्ट भी कम रहती है, किससे? हमारी S3 स्टैंडर्ड से। क्यों कम रहती है? क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज कम खर्च होता होगा AWS का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S3 स्टैंडर्ड कॉपी बनाता है, 3 जोन, एटलीस्ट 3 जोन्स में ये फाइल को कॉपी करता है सिक्योरिटी पर्पज से, यानी कि डिजास्टर रिकवरी के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल जोन के अंदर ही रखता है, एक ही जोन रहेगा। अब वहाँ पे 3 टाइम्स स्पेस यूज करा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जोन यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट भी कम लगता है और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है इससे। अब S3 स्टैंडर्ड की बात करें तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, और यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते हो तो S3 स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। S3 एक्सप्रेस 1 जोन की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखो हाई परफॉर्मेंस सिंगल जोन, इसको मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है जिससे कि आपको काफ़ी इजी होगा इसको समझना। हालांकि आपको कुछ चीज़ें में हाइड हो रही होंगी, इससे हम क्या करते हैं, इससे निपटने के लिए हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये पिक क्यों नहीं कर रहा है? अब सही है। तो हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस रहता है और जोन सिंगल जोन में रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, जो जो पॉइंट आपको पूरा पढ़ना की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 जोन हमारा जो है S3 एक्सप्रेस 1 जोन जो हमारा हाई परफॉर्मेंस रखता है, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में रहता है, क्योंकि मल्टीपल जोन्स में स्टोर बैकअप नहीं रखता है, ठीक है। इसके बाद में आता है सिंगल डिजिट, यानी कि जो परफॉर्मेंस रहता है वो सिंगल डिजिट मिली सेकेंड में रहता है, यानी कि 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिली सेकेंड, 10 नहीं होगा। ये AWS ने पहले से गारंटी दे रखा है कि जो भी इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा सिंगल डिजिट मिली सेकेंड में रहेगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कितना हो सकता है? 1 रिक्वेस्ट जो हमारी है 1 मिली सेकेंड में भी प्रोसेस कर सकता है, 1 नहीं तो अप्रॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में लेटेंसी, जो अगर कोई भी एप्लीकेशन लेटेंसी सेंसिटिव है उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहता है S3 एक्सप्रेस 1 जोन। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लो लेटेंसी, लोवेस्ट लेटेंसी रहता है, ठीक है। सभी मतलब जितनी भी क्लासेस मिलेंगी सबसे फास्ट यही एक क्लास है। अगर आपको इस टाइप का कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये स्टोरेज यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सब इसीलिए बोला लेटेंसी सेंसिटिव रहता है, ठीक। इसके बाद लो लेटेंसी से अगर लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशन उनके लिए हम ये यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लो लेटेंसी, इसका बहुत ही ज़्यादा लो लेटेंसी रहता है, ठीक है। मतलब लेटेंसी मतलब डिले, रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में कितना डिले रहता है वो लो रहता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा फास्टर, देखो यहाँ पे 10x फास्टर होता है और कॉस्ट इसकी 50% लोअर देन S3 स्टैंडर्ड। तो नंबर 1 तो जो S3 स्टैंडर्ड जो हमारा है वो 10x फास्टर रहता है, ठीक। जो भी हमारे पास स्टोरेज क्लासेस अवेलेबल है उसमें 10x फास्टर रहता है, ठीक। और इसमें जो कॉस्ट है इसकी वो भी लोअर रहती है 50%। किससे? S3 स्टैंडर्ड ये वाले। क्यों? क्योंकि मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं ये सिंगल जोन में, ये तो पता ही है आपको, 1 जोन S3 क्लास वेयर यू कैन सेलेक्ट अ सिंगल जोन अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। S3 Express 1 Zone is the first S3 storage class where you can select a single availability zone, ठीक। तो यहाँ पे
इसके बाद में सिंगल अवेलेबिलिटी जोन हो गया। इसके बाद में को लोकेट योर ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके ऑब्जेक्ट स्टोरेज को लोकेट भी करवा सकते हो लोग अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, जिससे कि डिस्टेंस जो हमारी कट कम हो जाएगी तो और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है वो भी यहाँ पे एक नंबर दिया गया है। वो कहाँ पे दिया है मैं बताऊँगा आगे चल के, शायद दिया होना चाहिए विद योर कंप्यूटर। इसके बाद में आता है सपोर्ट 100 ऑफ, हाँ ये दिया तो है, कंप्यूटर विच प्रोवाइड हाईएस्ट पॉसिबल एक्सेस स्पीड, ठीक है, जो कि हमारा हाईएस्ट पॉसिबल एक्सेस स्पीड प्रोवाइड करता है एडिशनली। का कैसे प्रोवाइड करता है, जब हम इसको को लोकेट कर देते हैं, अपनी डिस्टेंस हम कम कर देंगे, ठीक है, जहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और डेटा कहाँ पे पड़ा उसके बीच की अगर डिस्टेंस कम रहेगी तो श्योर है कि हमारा परफॉर्म कितना इसका हाईएस्ट पॉसिबल एक्सेस स्पीड यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा एडिशनली टू फर्दर इंक्रीज एक्सेस, अब यहाँ पे जो हमारा इसके बाद इंक्रीज एक्सेस स्पीड एंड सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट, जो मैंने बोला था ना कि 1000 ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड प्रोसेस करवा सकता है। 1000 ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड मतलब मिली सेकंड में आप समझ सकते हो कितना है, 1 मिली सेकंड में मिनिमम अराउंड ही 1 मिली सेकंड के अराउंड रहता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था 1 से 9 तक रहता है एवरेज में, बट यहाँ पे अगर ये आपको को लोकेट कर देते हो स्टोरेज क्लासेस को तो ये मतलब 1 मिली सेकंड के अराउंड हर एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा। आप समझ सकते हो कितना फास्ट हो जाता है डाटा स्टोर। इसके बाद में S3 बकेट, अच्छा S3 बकेट डायरेक्टरी बकेट, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी बकेट की हम बात करें, यहाँ पे कुछ नहीं है, डाटा स्टोर इन न्यू बकेट टाइप एंड अमेजॉन S3 डायरेक्टरी बकेट, ठीक। तो डायरेक्टरी बकेट की हम बात कर रहे हैं अभी। तो ईच डायरेक्टरी बकेट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड TPS। तो जो भी हमारी डायरेक्टरी बकेट है, ईच डायरेक्टरी बकेट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, ठीक है। इसी चीज़ें हम छोड़ते हैं। इसके बाद में आते हैं जो हमारा यहाँ पे स्टोरेज क्लास डिज़ाइन फॉर अवेलेबिलिटी जो है इसकी 99.95%, ठीक, 99.95%। बट वो अगर आप स्टैंडर्ड में जाओगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 99.99% होगा ज़्यादातर, ठीक है। और ये कितना है 99.95%, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, आपका कॉस्ट भी कम पड़ रहा है और इतना अच्छा स्पीड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट मिलेगा कहीं पे कि यहाँ जो लॉस होता है, लॉस का रेट जो है AWS का इस सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के लिए S3 एक्सप्रेस 1 जोन के लिए 0.01% जो हमारा रेट रहता है, लॉस रेट डेटा का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हर किसी डेटा के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, और जब डेटा नहीं मिलेगा तो ये बग भी आपको रिस्पॉन्स में देगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं विद इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन बैक्ड बाई रिडंडेंटली स्टोर्ड। तो योर डेटा, देखो यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ मैंने पॉइंट बोला था कि डेटा मल्टीपल जोन्स में स्टोर नहीं होता है, बट एक जोन में मल्टीपल कॉपीज डिवाइसेस में डेटा को रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर। आगे आते हैं कनकरेंट। अब यहाँ पे क्या, डिवाइस फेलियर बाय क्विकली डिलीटिंग एंड रिपेयरिंग। अब कभी भी ऐसा हो जाता है कनकरेंट, अगर मान लो कनकरेंट डिवाइस फेलियर आ जाता है बाय क्विकली डिलीटिंग डिटेक्टिंग एंड रिपेयरिंग, सॉरी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर कोई भी फेलियर केस आ जाता है तो एक जोन के अंदर अगर कोई फेलियर केस आता है उसी जोन में, तो एक डिवाइस में अगर कोई, क्योंकि ये मैंने जैसा कि बोला कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, उस ना ही AWS ने अपनी तरफ से कोई ऑप्शन रखा है गलती का, ठीक है। तो AWS अपनी तरफ से इसका कोई आपको अलग से कॉस्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका कॉस्ट कम होता है। अगर आप मल्टीपल जोन सेलेक्ट कर लेते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है, बट यहाँ पे भी 3 डिवाइस में रखता है, बट फिर भी आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डेटा के, अदरवाइज फिर कोई यूज ही क्यों करेगा, ठीक है। मैंने आपको डेटा दे दिया, आप कह रहे हो कि हम एक डिवाइस में रखते हैं इसलिए हम इसके डेटा की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो कौन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यही है, तो इसके मतलब है कि AWS अपने खुद अपनी तरफ से 3 डिवाइसेस में रखता है एक जोन के अंदर। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आंधी तूफान भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, ठीक है, तो वो उसके लिए आप भी कुछ नहीं कहोगे, ठीक है। तो इसलिए है
तो यहाँ पे अगर कोई भी एक डिवाइस फेल हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करके क्विकली रिपेयर कर सके, उसके लिए टाइम उसको चाहिए। उस टाइम में जो प्रोसेस करवाएगा रिक्वेस्ट को तो वो दूसरी मशीन पे डाइवर्ट कर देता है रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी मतलब सही रहता है, यहाँ पे फेल्योर केस कम हो जाता है वन जोन ऑटोमेटिकली शिफ्ट। तो आगे आते हैं यहाँ पे रिड्यूस। अब तीसरा आता है रिड्यूस रिडंडेंसी। तीसरा आता है, देखो पहला हमने पढ़ी S3 स्टैंडर्ड, S3 एक्सप्रेस वन जोन आई पढ़ लिया हमने, S3 एक्सप्रेस वन जोन। तीसरा आता है रिड्यूस रिडंडेंसी। ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसका लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि 0. यहाँ पे दिया एनुअल एक्सपेक्टेड लॉस है 0.01% है एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी कम यूज होता है और आपने काफ़ी कम सुना भी होगा रिड्यूस रिडंडेंसी, ठीक है। तो रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज जो हमारा है नॉन क्रिटिकल, अगर कोई भी ऐसा डेटा है, मान के चलते हैं कि आपका लॉग है, ठीक है, सिस्टम का लॉग है और 30 डेज पुराना लॉग है, तो उसको यहाँ पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी और अगर उड़ भी जाता है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के डेटा को यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद में आते हैं डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड विद लेस रिडंडेंसी। अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं, आते हैं फॉर ड्यूरेबिलिटी पर्पज के लिए। ड्यूरेबिलिटी इसकी क्या रहती है, तो यहाँ पे इसने बताया कि एक्सपेक्टेड लॉस बता दिया पहले से ही, और जिसमें कि आपको ये जो बग रिटर्न बग 405 मिलेगा बग, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आज की, मेरे हिसाब से आपको यहीं पे स्टॉप करना चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस स्टीयरिंग में भी हम टाइम लगेगा। इंटेलिजेंस स्टीयरिंग कर लेते हैं और फिर हमें आर्काइव करना पड़ेगा। आर्काइव नहीं करेंगे, इंटेलिजेंस स्टीयरिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा बोला था, एक तो मैंने बोला था फ्रिक्वेंट एक्सेस, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस और आर्काइव, 3 ये मैंने बोले थे, लेकिन एक चीज़ मैंने जो स्किप किया था वो इंटेलिजेंस स्टीयरिंग के लिए, ठीक है। इंटेलिजेंस स्टीयरिंग क्या होता है, यहाँ पे S3 इंटेलिजेंस स्टीयरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास में एक सिस्टम होता है ऐसा कि अगर आपका डेटा जो है डिफरेंट स्टेजेस में पैटर्न्स का डेटा आता है, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स डेटा के हैं या रिक्वेस्ट के डिफरेंट पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करता है, ठीक, सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करता है रिक्वेस्ट के डिफरेंट पैटर्न किस टाइप का, कि कोई डेटा है कि वो पर्टिकुलर डेटा बहुत टाइम से वो उस पर कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है, ठीक, वो स्टेबल आइडल पड़ा हुआ डेटा है, ठीक, ना ही उसमें कोई एक्शन कोई भी नहीं आ रहा है, वो आइडेंटिफाई करेगा उसका पैटर्न क्या है। अगर कोई भी पैटर्न के बेसिस पे आप डिफरेंट क्लासेस पे ये भेज देता है, ठीक है। अब अगर इसने देखा कि डेटा जो हमारा है 30 डेज अप्रॉक्स 30 डेज में रिक्वेस्ट आती है, अप्रॉक्स 30 डेज में 1-2 रिक्वेस्ट आती है, ठीक, कोई भी एक रिक्वेस्ट 30 डेज में आती है, तो वो डेटा को अब उसको एक तो हमारा इसी में ही फ्रिक्वेंट एक्सेस आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ही इंटेलिजेंस स्टीयरिंग में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ्रिक्वेंट एक्सेस में ही रहेगा। बट जब वो फ्रिक्वेंट एक्सेस में अगर कोई डेटा है और वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेलिजेंस स्टीयरिंग है इसका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज तो होगा कोई ना कोई, तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज ये रखता है फ्रिक्वेंट एक्सेस ही रखता है। तो फ्रिक्वेंट एक्सेस में मान लो डेटा आपने डाल दिया, अब वो उसमें क्योंकि उस डेटा स्टोरेज टाइप है वो फ्रिक्वेंट एक्सेस है, और जब फ्रिक्वेंट एक्सेस होता है तो उसमें डेटा का कॉस्ट पड़ता है, रिक्वेस्ट का कॉस्ट नहीं पड़ता है कि कितने बार रिक्वेस्ट आ रही है, बट उसमें कॉस्ट पड़ता है डेटा का कि साइज कितना है, कितने टाइम से यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई ऊपर रहती है। अब अगर कोई डेटा है, हमें देख लिया पैटर्न हमें ऐसा मिला कि वो डेटा 30 दिनों तक वो रिक्वेस्ट इसमें कोई एक्शन ही नहीं आया, तो वो क्या करेगा, इसका मतलब ये हमने एक्सेस जो है इसका फ्रिक्वेंटली एक्सेस है बट डेटा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, तो वो डेटा को मूव कर देगा इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में डाल देगा, ठीक। अब अगर वो डेटा इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में है, ठीक, अब इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में डेटा है बट उसका जो रिक्वेस्ट हो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस होगा, इनफ्रिक्वेंट होगा, बट क्या मैंने उसको बोला था एक वर्ड, इनफ्रिक्वेंट विद इंस्टेंट एक्सेस, ठीक, इनफ्रिक्वेंट विद इंस्टेंस एक्सेस, एक्सेस हमारा इंस्टेंस रहेगा, ठीक। दूसरा डेटा अगर मान लो 1 मंथ कोई डेटा पैटर्न ऐसा है कि उसको अप्रॉक्स 90 डेज के अराउंड में रिक्वेस्ट एक बार इसका यूज होता है, ठीक है। तो उस टाइप्स के डेटा के लिए यहाँ पे 90 डेज के डेटा के लिए यहाँ पे हम आर्काइव
इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो गया, आर्काइव इंस्टेंस एक्सेस हो जाता है। ठीक, सॉरी, जो इंस्टेंट एक्सेस में बोल रहा था वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में नहीं है, वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस तो इनफ्रीक्वेंट का बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टेंटली एक्सेस रहता है। ठीक, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो स्टोरेज इनफ्रीक्वेंट टाइप का स्टोरेज है, वहाँ पे अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसमें कोई अगर रिक्वेस्ट आती है, वो जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो तुरंत उसको मिलेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स में उसको तुरंत मिलेगा। बट आर्काइव वाले में ऐसा नहीं होता है, मोस्टली आर्काइव वाले में ऐसा मोस्टली नहीं होता है। तो उस आर्काइव वाले डेटा को में इसीलिए इंस्टेंट एक्सेस लगाएगा, क्योंकि आर्काइव अभी हम आगे चल के भी पढ़ेंगे तो वो आर्काइव अलग होगा। ठीक, आर्काइव एक्सेस जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो आर्काइव एक्सेस है, बट वो इंस्टेंट एक्सेस है, आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस। तो तीन हो गई इसमें कैटेगरी। एक कैटेगरी हो गई फ्रिक्वेंटली एक्सेस, एक कैटेगरी हो गई इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस, और एक कैटेगरी हो गई हमारी आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस। तो तीन कैटेगरी में डेटा रहता है, किसमें? इंटेलिजेंस टियरिंग में। तो फिर से एक बार बोलते हैं, इंटेलिजेंस टियरिंग में क्या होता है कि एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसके अंदर ऐसी इंटेलिजेंस होती है कि वो डेटा को आइडेंटिफाई करता है, डेटा के पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, रिक्वेस्ट के पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। अगर लॉन्ग लाइफ डेटा है, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, अगर 30 डेज के अराउंड में डेटा एक्शन होता है, आइडल रहता है, तो वो डेटा को वो मूव कर देता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। और उससे ज़्यादा 90 डेज के अराउंड में अगर डेटा ऐसा रहता है, आइडल रहता है, उस पर कोई बार बार रिक्वेस्ट इनपुट नहीं आता है कोई भी। ठीक है, तो उस टाइप के डेटा को वो आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस में डाल देता है। इसके अलावा दो ऑप्शनल भी प्रोवाइड किए गए स्टोरेज टाइप्स, जिसमें कि आर्काइव एक्सेस आ जाता है अगर कोई डेटा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है और उसको पता है कि इतनी जल्दी रिक्वेस्ट नहीं आने वाली, बट वो डेटा जो है उसमें जैसा कि इंस्टेंट एक्सेस नहीं लगा हुआ है, आर्काइव एक्सेस लगा हुआ है केवल, तो वो डेटा का जो एक्सेस होगा वो अगर आप आसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को मतलब आसिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड फॉरगेट वाला रिक्वेस्ट आप यूज कर रहे हो, तो आप आर्काइव एक्सेस में डाल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंट एक्सेस नहीं है। दूसरा आता है डीप आर्काइव करके भी है यहाँ पे, डीप आर्काइव। ठीक, डीप आर्काइव एक्सेस, तो डीप आर्काइव भी कर सकते हो डेटा अगर 90 डेज से भी ज़्यादा, यानी कि 6 मंथ तक, अराउंड 180 डेज की बात किया गया यहाँ पे। तो डेटा अगर 180 डेज तक डेटा अगर आइडल रहता है, कोई मान लो उसमें कोई एक्शन ही नहीं आता है, तो अगर, और एक चीज़ और है कि वो डेटा ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से अगर डिलीट कर दोगे डेटा, अगर मान लो दूसरे स्टोरेज में चला गया, मान लो आर्काइव एक्सेस में डाल दिया, 90 डेज़ की यहाँ पे रेंज पड़ा हुआ था, रेंज रहती है, बट आपने इसको डिलीट मार दिया 20 डेज 40 डेज में, 50 डेज में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगा, तो कॉस्ट पड़ेगा आपको जो भी इसकी रेंज रहती है। ठीक है, मिनिमम मतलब इसमें मिनिमम टाइमिंग रहता है कि इतने टाइम तक आपको डेटा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो इसमें दिया डीप आर्काइव है 180 डेज़ का बोलता है, तो आपका डेटा अगर आप कह रहे हो मैं 4 मंथ तक ही रहा, तो आप 4 मंथ का कॉस्ट दोगे, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट का कॉस्ट नहीं पड़ता। आप लॉजिकली भी समझें, यहाँ पे याद करने की पॉइंट नहीं है कि अगर मान लो हम फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं किस रिक्वेस्ट डेटा को, तो अगर हम उसमें पर रिक्वेस्ट पे कॉस्ट लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितना आप मिनिमम लगाओगे? 1 सेंट भी लगाओगे तो भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा वो सब, क्योंकि रिक्वेस्ट जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस का बताया है, जो प्रोसेस करता है, जो हमारा अभी हम लोग एक्सप्रेस 1 जोड़ कर रहे हैं, तो वो 1 सेकेंड में 1000 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। तो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि उस फ्रिक्वेंटली एक्सेस वाले डेटा जो हैं उनमें रिक्वेस्ट पे प्राइस नहीं लगता है, बट उसके साइज पर और उसके नंबर ऑफ डेज जितने दिन तक रहता है वो डेटा कॉस्ट लगता होगा। लगता है नहीं, ये तो कॉन्सेप्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा लगता होगा। बट अगर कोई डेटा मतलब रिक्वेस्ट आती ही नहीं है, जिसमें 90 डेज 180 डेज तक कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करते, क्या उस पर रिक्वेस्ट पर कॉस्ट लगाई जाए? तो क्या उस पर स्टोरेज जो डेटा हमारा मान लो 180 डेज का स्टेबल रहता है, ठीक है, बट अगर उसमें मैंने बोल दिया कि एक आपको डेटा एक 180 डेज यानी 6 मंथ, 90 यानी 1 क्वार्टर का मान लो रेंज वाला मैंने डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया, डेटा स्टोरेज सेलेक्ट कर लिया, बट आप क्या कर रहे हो, उसमें रिक्वेस्ट दिए जा रहे हो रिक्वेस्ट 1 मिनटों में, सेकेंडों में, तो वो नहीं प्रोसेस कर पाएगा। तो आप गलत जगह पे गलत मल्टीपल रिक्वेस्ट मार रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप मार रहे हो तो आपकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऐसी है, ठीक है, आप रिक्वेस्ट बार बार मारो, बट वो AWS ऐसा डिज़ाइन नहीं है, मतलब वो जो स्टोरेज है AWS का वो ऐसा डिज़ाइन नहीं है जैसा कि आप वहाँ पे एक्सेस बार बार मार रहे हो।
तो इस पर प्राइस पड़ता है। अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट मारते हो तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, तो रिक्वेस्ट पे यहाँ पे कॉस्ट लगता है। वहाँ पे लगाना इतना पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ था, थोड़ी सी कहानी थी यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, बाकी कल जो बचेगा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, वो आर्काइव पूरा इनफ्रीक्वेंट, अच्छा काफ़ी चीज़ें भी हैं। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पूरा भी बचा हुआ है। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ जो थी इंटेलिजेंस टियरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो मेन पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए वो उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो डिज़ाइन टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज कॉस्ट बाई ऑटोमेटिकली मूविंग डेटा टू द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टियर, तो जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टियर है उस पर वो मूव कर देता है। ठीक है, क्यों? अगर मान लो कोई डेटा है बहुत कम आइडल, ज़्यादा आइडल रह रहा है, उस पर कोई बार बार रिक्वेस्ट एक्शन नहीं हो रहा है, वो मोस्टली आइडल ही पड़ा रहता है, तो वहाँ पर पड़ा रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें कॉस्ट उसकी कॉस्ट पड़ी ज़्यादा लग रही होगी। ठीक है, तो ऐसी जगह डाल दो जो सस्ता स्टोरेज है, वहाँ पे पड़ा रहेगा उसको, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट तो आपको मारनी नहीं है ना उसमें ना। वेन, अब कैसे वो आइडेंटिफाई करता है एक्सेस पैटर्न को, ठीक है, तो यहाँ पे वेन एक्सेस पैटर्न चेंज, तो यहाँ पे ये क्या है, लेवल बिटवीन एक्सेस टियर वेन एक्सेस पैटर्न चेंज। जैसे एक्सेस पैटर्न हमारा चेंज होता है, एक्सेस पैटर्न हमारा क्या, पहले एक्सेस पैटर्न हो सकता है फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो, फिर वो हो सकता है इनफ्रिक्वेंट एक्सेस पैटर्न हो गया हो, तो वो चेंज हुआ ना पैटर्न इसका। तो और ज़्यादा अगर चेंज होता है एक्सेस पैटर्न तो और ज़्यादा अगर चेंज होता है तो वो और दूसरे स्टोरेज में क्या कहते हैं टियर में भेज देगा। तो यहाँ पे देयर आर नो रिट्रीवल फ़ी, यहाँ पे क्या होता है, देयर आर नो रिट्रीवल फ़ी फॉर S3 इंटेलिजेंस टियरिंग। यहाँ पे S3 इंटेलिजेंस टियरिंग में कोई भी रिट्रीवल फ़ी नहीं लगती है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताऊँ, जो चलो इसमें इंटेलिजेंस टियरिंग में रिट्रीवल फ़ी नहीं लगती है, ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा शिफ्टिंग हो रहा है ना पैटर्न में, इसका तो कॉस्ट लगता ही होगा अप्रॉक्स, मुझे जो लग रहा है। तो देखते हैं S3 मॉनिटरिंग एक्सेस पैटर्न। यहाँ पे क्या करता है, टियरिंग जो है इंटेलिजेंस टियरिंग क्या करता है, एक्सेस करता है, मॉनिटर करता है एक्सेस पैटर्न को, एंड ऑटोमेटिकली मूव्स ऑब्जेक्ट दैट हैव नॉट बीन एक्सेस टू लोअर कॉस्ट एक्सेस टियर, not been accessed to lower cost access tier. S3 इंटेलिजेंस deliver automatic storage cost saving in three low latency and high throughput access tier। तो यहाँ पे तीन मैंने जो आपको तीनों बताए ना वही तीन है कि 3 लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट, मतलब जो तीन क्लासेस हैं डिफरेंट की टीयर्स हैं, उसी क्लास की 3 टीयर्स हैं, वो 3 टीयर में तीनों टीयर का जो इसमें दिया प्रॉपर्टी है उसकी लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट रहता है। ठीक है, दैट कैन बी एक्सेस आसिंक्रोनसली, बट डेटा जो हमारा है वो आसिंक्रोनसली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंट एक्सेस में यहाँ तो सिंक्रोनस सपोर्ट कर देगा, बट इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में जब आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा सिंक्रोनस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता ही है, तो यहाँ पे अगर रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए यहाँ पे ये बोला ही नहीं उसने। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे नहीं कहा गया है। जब टियरिंग मूव करेगा तब ये दूसरी स्टेज में जब जाएगा, वहाँ पे हमारे स्टेज पे मूव करने के लिए, स्टेजेस को मूव करने के लिए, टीयर्स को मूव करने के लिए उसको डेटा जो एक्सेस पैटर्न आपका होना चाहिए वो आपका एक्सेस पैटर्न होना चाहिए एसिंक्रोनस टाइप का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे फिर से पढ़ दिया नो रिट्रीवल फी, इसके मॉनिटर लो लेटेंसी हाई डाटा कैन बी एक्सेस asynchronously, you can choose to active automatic archive, okay, you can choose to active automatic archiving। तो यहाँ पे आप अपनी खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन से आपको चूज करने वो कर सकते हो आर्काइविंग के लिए। ठीक है, कैपेबिलिटी विद इन द S3 इंटेलिजेंस टियरिंग स्टोरेज क्लास। S3 इंटेलिजेंस टियरिंग इज डिज़ाइन फॉर 99.9% अवेलेबिलिटी, और जो ड्यूरेबिलिटी उसकी अभी भी सेम है। ठीक है, 99.9%। बस इसमें अंतर क्या आया, अब एक चीज़ मैं और बताऊँ, जो हमारा S3 स्टैंडर्ड था मेरे साथ बताया 99.99% रहता है, और जो हमारा एक्सेस एक्सप्रेस था S3 एक्सप्रेस जो वन जोन था वो 99.95 था, समझ लो उसका ज़्यादा था, बट यहाँ पे 99.9% अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो थोड़ी कम अवेलेबिलिटी है इंटेलिजेंस टियरिंग की।
3 एक्सेस टीयर। S3 इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली स्टोर ऑब्जेक्ट इन 3 एक्सेस टीयर। कौन कौन से मैं बता चुका हूँ। ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है, ऑटोमेटिकली स्टोर इन द फ्रिक्वेंटली एक्सेस टीयर, ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है। और ये हमारा 30 डेज, यानी कि इंटेलिजेंस ट्रेनिंग मूव्स ऑब्जेक्ट दैट हैव नॉट बीन एक्सेस्ड इन 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज। 30 दिनों तक अगर कोई डेटा आइडल पड़ा रहता है, एक्सेस नहीं होता, तो वो हमारा चेंज होता है, वो हमारा मूव कर दिया जाता है किसमें, इन फ्रिक्वेंट एक्सेस में आ जाता है डेटा। अगर कोई डेटा फ्रिक्वेंट एक्सेस में पड़ा है और 30 दिनों तक आइडल रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, तो वो मूव करके वो इन फ्रिक्वेंट एक्सेस में डाल दिया जाता है। और अगर कोई डेटा 90 दिनों तक कॉन्जिक्यूटिव 90 दिनों तक एक्सेस नहीं होता है, आइडल पड़ा रहता है, तो उसको मूव करके आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस में हम डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में एडिशनली हम आर्काइव एक्सेस भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी 90 कॉन्जिक्यूटिव डेज में अगर हमारा 90 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक डेटा आइडल रहता है, किसमें, S3 हमारा जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस वाले में है, जो हमारा ये फ्रिक्वेंटली एक्सेस है, इस वाले में अगर पड़ा रहता है, तो फिर वो आप एक्टिव, यहाँ पे जैसा कि उसने बोला है ना, यहाँ पे क्या एक्टिव करना पड़ता है, कहाँ गया पॉइंट्स, यहाँ पे दिया था मैं जो अभी जस्ट पढ़ा था, आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो टीयर्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो, अगर यहाँ पे एक्टिवेट करके इसमें भी डाल सकते हो आप। ठीक, 90 डेज का इसमें भी रहता है रेंज। यहाँ पे S3 इंटेलिजेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड्स यू विद द ऑप्शन यानी कि एक्टिवेट द आर्काइव एक्सेस टीयर। इस एक्सेस को भी, एक टीयर को भी आप एक्सेस मतलब एक्टिव कर सकते हो, बट डेटा अगर हमारा श्योरली आसिंक्रोनस होना चाहिए, डेटा जो एक्सेस पैटर्न है, और डेटा जो कॉन्जिक्यूटिव 90 डेज तक हमारा अगर आइडल रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कि अगर 90 डे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी होता है, ठीक, डेटा का, तो ऑब्जेक्ट्स का लाइफ साइकिल, जैसे कि हमारा इतने दिनों तक अगर यहाँ पर रहता है, आइडल रहता है, तो हम उसको मूव करके आर्काइव एक्सेस में डाल सकते हैं। इसके बाद तो डीप आर्काइव में भी डाल सकते हो, अगर 180 डेज तक कॉन्जिक्यूटिव 180 डेज तक डेटा हमारा आइडल रहता है। ठीक है, उसमें कोई भी मीन्स एक्शन नहीं होता है, तो और इसके लिए भी आप एक्टिव इसको करवा सकते हो एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, आर्काइव एक्सेस टीयर फॉर 90 डेज इफ़ यू वांट, अगर ये टू बाईपास, अगर यहाँ पे क्या बोला है, आर्काइव एक्सेस जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कब हम आर्काइव एक्सेस यूज करें, क्योंकि हम इसको बाईपास करना चाहते हैं, किसको, आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस वाले को, क्योंकि हमें पता है कि डेटा अब इंस्टेंटली एक्सेस नहीं होगा। अगर मुझे पता है तो हम आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस, इसको हम बाईपास करके हम डेटा को आर्काइव एक्सेस में भेज सकते हैं। ठीक है, द आर्काइव एक्सेस टीयर डिलीवर स्लाइटली लोअर कॉस्ट स्टोरेज है, श्योरली मिनट टू आवर रिट्रीवल टाइम। तो यहाँ पे जो इंस्टेंट एक्सेस वाला कंसेप्ट नहीं है, मिनट टू आवर्स दिया गया है। ठीक, 1 मिनट से 1 घंटा भी लग सकता है। तो इसका मतलब इसी वजह से आसिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, इसके बाद में द आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस टीयर डिलीवर्स मिली सेकेंड एक्सेस। हाँ, जबकि हमारा जो आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस जो था, वो हमारा एक्चुअली है कि इंस्टेंट एक्सेस नाम ही दिया गया है, तो मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स देता है ये, डिलीवर मिली सेकेंड एक्सेस हाई थ्रूपुट परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्टिवेट आर्काइव एक्सेस एंड डीप आर्काइव एक्सेस टीयर ओनली इफ योर ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस आसिंक्रोनली। अगर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न अगर है आपके एप्लीकेशन में, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, किसको, आर्काइव एक्सेस और डीप आर्काइव। क्यों, दोनों के दोनों जो है टाइम लगता है रिस्पॉन्स आने में, मिनट टू 1 आवर्स इसमें बोला, इसमें तो डीप आर्काइव में तो और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर रिट्रीविंग इज स्टोर इन ओके डीप आर्काइव एक्सेस टीयर फर्स्ट रिस्टोर। तो इसमें जब भी आप मान के देखो, ये पॉइंट पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर रिट्रीविंग इज स्टोर्ड इन आर्काइव एक्सेस और डीप आर्काइव, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा आर्काइव एक्सेस या डीप आर्काइव एक्सेस में स्टोर्ड है, ठीक है, तो उसको हमें एक्सेस करने की, जैसा किसने बोला, मिनट टू 1 आवर्स, तो उसको जब हम रिक्वेस्ट वहाँ से, मान लो हमने रिक्वेस्ट वहाँ से हिट कर दिया, ठीक, हमें लॉगिन करके यहाँ पे फर्स्ट हमें रीस्टोर्ड भी करना पड़ेगा, टर्मिनल या कमांड लाइन के थ्रू जो भी है, तो रीस्टोर द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग रिस्टोर्ड ऑब्जेक्ट। तो यानी कि पहले आप उसको रीस्टोर करोगे, वहाँ से
जो आर्काइव एक्सेस या डीप आर्काइव एक्सेस है वहाँ पे रिक्वेस्ट मार के उसको रीस्टोर रिक्वेस्ट मारोगे, रीस्टोर की एक रिक्वेस्ट हिट मारोगे जिससे कि वो डाटा वापस आ जाए, रिस्टोर हो जाए। ठीक, जब रिस्टोर हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा डाटा। अगर रिस्टोर नहीं मारोगे तो आप रिक्वेस्ट जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद यू कैन मूव न्यूली क्रिएटेड डेटा टू S3 इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेटिंग इट एज डिफ़ॉल्ट। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया एक तरीके से सजेशन है यहाँ पे कि आप जो भी न्यूली डेटा एडेड है वो आप डायरेक्टली S3 इंटेलिजेंस ट्रेनिंग में डाल दो, और जिससे कि यहाँ पे आपको फीचर भी मिल जाता है। ठीक है, कौन सा फीचर? आपको टीयर्स को मूव करने का, डिफरेंट लोवेस्ट स्टोरेज ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टोरेज टाइप है S3 इंटेलिजेंस हम लोग यूज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चूज टू एक्टिवेट बोथ आर्काइव एक्सेस और डीप आर्काइव एक्सेस, दोनों को चाहे तो ज़रूरत पड़ने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम श्योरली एक्टिवेट कर सकते हैं। और पुट बकेट इंटेलिजेंट टियरिंग कॉन्फ़िगरेशन API ऑपरेशन, अच्छा इसको एक्टिवेट करने के लिए बताया गया। यू कैन आल्सो चूज टू एक्टिवेट वन और बोथ ऑफ द आर्काइव एक्सेस टियर बाय यूजिंग ये चीज़ें हम लोग API जब एक्सेस करेंगे तब हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे बता दिया गया कि इस क्लास का यूज करके हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास लाइब्रेरी नहीं, वरना हम यहाँ पे अच्छा ID भी ओपन नहीं है। ठीक, वहाँ पे पेस्ट करके देख सकते थे इस क्लास के बारे में। ठीक, टू एक्सेस इन द आर्काइव एक्सेस डीप आर्काइव एक्सेस यू फर्स्ट नीड टू रिस्टोर देम, तो सबसे पहले आपको रिस्टोर करना पड़ता है अगर हमें डेटा को वहाँ से एक्सेस करना है, आर्काइव स्टेज से, आर्काइव टियर से। आर्काइव मतलब आर्काइव एक्सेस और डीप आर्काइव एक्सेस से। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे जो डेटा आर्काइव वाले में हम डालते हैं वो डेटा, अगर इंटेलिजेंस टियरिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा पहले बात तो 128 जो यहाँ पे दिया है इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 128 KB से डेटा लेस देन है या लेस देन है तो वो डेटा हमारा शिफ्ट नहीं, मूव नहीं होगा एक टियर से दूसरी टियर, वो हमेशा फ्रिक्वेंटली एक्सेस टियर में ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हाँ, तो इसके बाद में ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं सी यू नेक्स्ट लेक्चर में। और लाइक शेयर आप सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, बाय।